हेलो एवरीवन। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ क्लास 12th के मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो से हम चैप्टर नंबर जो 1 है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस को वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रश्नावली 1.1, हमें प्रश्नों को करने से पहले जो बेसिक्स हमें जानने चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा और सभी उदाहरणों को मैं आपको करा के दिखाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को बहुत शेयर भी कर दो, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत इजी वे में समझा दूंगा। बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, परंतु डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के ही आए हो कक्षा 11 में। सबसे पहले बात करेंगे संबंध, ठीक है, कि संबंध क्या होती है। संबंध के बारे में देखो, हम पढ़ के आए हैं कक्षा 11 में, संबंध है, फलन है, ये पढ़ के आए हैं। तो संबंध जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेशन, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेशन। देखो, अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है, एक समुच्चय में दे रखा है जिसमें कुछ अवयव तो जरूर हैं, वो खाली नहीं है, ठीक है। हमारे पास अगर एक सेट है, यदि ए हमारे पास कोई यदि ए कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय है जो कि खाली नहीं है, ठीक है, जो कि खाली नहीं है, मतलब उस ए के अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर हैं। ए इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो आर क्या होता है, जो आर होगा ना, जो संबंध होगा, वो जो संबंध बनेगा ए क्रॉस ए के सबसेट से बनेगा। अगर एक ही हमारे पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, सिर्फ एक ही सेट हो तो। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेट हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेट हो, यदि यदि ए तथा बी, ए तथा बी दो, ठीक है, दो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय हो तो, मैं भी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो। समुच्चय हो तो आर क्या होगा, तो आर होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। जो आर बनेंगे या तो ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे या पूरा का पूरा ए क्रॉस बी बनेगा। अगर ए हमारे पास एक ही सेट दे रखा है, तो जो संबंध होगा वो ए क्रॉस एक पूरा आएगा या फिर ए क्रॉस ए का सबसेट आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास, मैंने माना ए हमारे पास है 1,2 और बी मेरे पास है 3, 4, 5, ठीक है। मैं अभी आपको बाई एग्जाम्पल भी रखूंगा कुछ, और फिर देखते हैं कि कौन सा संबंध होगा और कौन सा नहीं होगा, वो आप ही बोलने लगोगे फटाफट फटाफट, ठीक है। सो देखो, अगर सबसे पहले ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के कार्तीय गुणन, ठीक है, ए और बी के कार्तीय गुणन। ए के पास है 1,2 और बी के पास है 3, 4, 5। कार्तीय गुणन पहले निकाल के रख लो एक साइड में। देखो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ, ये हो गया। फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। तो अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है वो ये है। जो भी संबंध बनेगा वो इन्हीं में से ही बनेगा, इससे बाहर कुछ भी आएगा तो वो परिभाषित नहीं है, वो संबंध हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास है R1, एक R1 मैंने ले लिया, जो कि मेरे पास है 1,3, 2,4 है, ठीक है। मैंने एक R2 ले लिया, जो कि मेरे पास है 1,3 और 2,5 एंड 2,7, ठीक है, ये ले लिया। एक मैंने ले लिया R3, जिससे मैंने ले लिया और 2,3, 1,3, 2,4, 2,5, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब ये R1, R2, R3 मैंने समझ ली है इस एग्जाम्पल के लिए। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो भैया, इसमें 1,3 है, इसमें 1,3 है, 2,4 है, 2,4 है, तो ये संबंध है। इसके जितने भी अवयव हैं वो ए क्रॉस बी से लिए गए हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि भैया, जो भी संबंध होता है ना आर, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या फिर ए क्रॉस बी पूरा का पूरा होता है। अगर हम
ए क्रॉस बी पूरा ले रहे हैं, जो संबंध हमारा बन रहा है, हमें ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, और संबंध ए क्रॉस बी के सभी अवयव आ जा रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसे संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध। ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। अगर सपोज करो ये पूरा का पूरा अगर मैं ले लेता, इसे मैं एक संबंध आर मान लेता हूँ, अगर ये पूरा मैं ले रहा हूँ, तो इससे क्या कहेंगे? इस संबंध को हम क्या कहेंगे? इस संबंध को कहेंगे हम सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। जब आप ए क्रॉस बी पूरा लोगे ना, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके बच्चों, अब आ जाती है इस वाले एग्जाम्पल में। भैया 1,3 यहाँ है, बिल्कुल यहाँ है, 2,5 यहाँ है, 2,5 यहाँ है, 2,7 कहाँ है इधर भाई? जो 2,7 है वो इसमें ए क्रॉस बी में है क्या? नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट्स आउटसाइड आ गया, बाहर से आ जा रहा है, तो फिर वो संबंध नहीं होता है। तो ये भैया संबंध नहीं है, ये संबंध नहीं है। अब आ जाते हैं R3 पे। अच्छा भैया 2,3 यहाँ है, 2,3 भैया यहाँ पे है, 1,3 भैया यहाँ पर है, 1,3 भी भैया यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पर है, 2,5 यहाँ पर है, 2,5 भी यहाँ पर है। सभी जो अवयव है वो यहीं से लिए गए हैं ए क्रॉस बी से, तो भैया ये संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी बताइए, पक्का आता है, गारंटी के साथ लिख लो। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भैया बताओ ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक, ये हमारा क्या है भैया? ये ए है, ये बी है, ए से बी में हमारा संबंध जा रहा है। हम मान लेते हैं कि ए के अंदर m अवयव है और बी के अंदर n अवयव है, तो जो संबंध होगा ना, संबंधों की संख्या बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2n गुणा nb। इसका मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जितने अवयव हैं गुणा बी के अंदर जितने अवयव हैं। ठीक है, यानी कि जो सूत्र यहाँ बन जाएगा 2m गुणा n। इसे आप नोट करके लिख लीजिए। मैं जो भी बता रहा हूँ किताबी लैंग्वेज से हट के बता रहा हूँ। देखा, मैंने कोई किताब विताब नहीं खोला, मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया, आपको मस्त इजी वे में समझा रहा हूँ। और आप मेरा दावा, अगर आप ध्यानपूर्वक सिर्फ देखो बैठ के, चुपचाप लिखो भी मत, आप एक ही बार में समझ जाओगे, एक ही बार में। ठीक है, सबसे पहले आर क्या होता है, संबंध क्या होता है? हमारे पास अगर एक अवयव मतलब एक सेट दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, तो आर जो होगा वही आर होगा जो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर दो दे रखा है तो ए आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इससे बाहर कुछ बन नहीं सकता, इसके अंदर के ही अवयव होंगे। सिंपल सी बात है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण समझेंगे, तो सारा कुछ यहीं से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, अगर हमें ए से बी में संबंधों की संख्या निकालनी है तो भैया क्या है कि अगर ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2m क्रॉस n। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में हर साल आता ही आता है, और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, सभी जगह के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम संबंध के प्रकार के में आ जाते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में तो हम संबंध सीखेंगे। 1.2 प्रश्नावली में हम फलन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फलन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो जो संबंध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध आधारित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। सार्वत्रिक संबंध, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले से जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगा। लेकिन ये दो टॉपिक एग्जाम में नहीं आएंगे। स्वतुल्य संबंध एग्जाम में 100% आएगा, सम्मित संबंध एग्जाम में 100% आएगा, संक्रामक संबंध एग्जाम में 100% आएगा, तुल्यता संबंध एग्जाम में 100% आएगा। तो ये हम डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, इन संबंधों पे जाने से पहले मैं कुछ और एक ऐड कर देता हूँ जो आपको पहले से पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया जाए। ठीक है ना, रिकॉल करा दिया जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है, आर मैंने ले लिया, चूंकि हमारे पास आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है भैया, ये हम जानते हैं, अभी आपने बताया था। तो देखो, अगर ये मेरे पास ए है
और ये हमारे पास बी है, ठीक है। मैंने इसको ए बोल दिया, ये हमने बी बोल दिया, ए से बी में हमारा संबंध हो रहा है, ठीक। अब देखो मैंने इसके अंदर इनपुट रखे हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ जी, ये है। हम मान लेते हैं कि 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे डी दिया, 3 ने मुझे बी दिया, 4 ने मुझे एफ दिया और 5 ने मुझे जी दिया, ठीक है। 5 ने मुझे जी दिया। अब मुझे इस प्रश्न में बताना है कि इसमें प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या है, ठीक है। अब एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, अभी ट्रिक की भी बात करेंगे। देखो मैं जो पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं मैथ, तो हम पढ़ते पढ़ते हमारे पास एंड में आते आते ना बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का लोड है। हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूँ, विद्यार्थी का माइंडसेट क्या होता है हम जानते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन मैथमेटिक्स क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक अगर मालूम हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो वो ट्रिक भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए हमारे पास ये है, तो ये जो इनपुट्स होते हैं, मेरा पढ़ाने का सिंपल तरीका होता है बच्चों, ये जो इनपुट है 1 2 3 4 5, ये जो मैंने इनपुट रखे हैं, इनपुट का जो कलेक्शन होता है, इसे मैं आम भाषा में क्या बोलता हूँ, इनपुट। देखो जो भाषा मैं यूज़ करता हूँ ना, हो सकता है कई लोग मेरा कॉपी करें, करते भी हैं, ठीक है। और कुछ छपरी यूट्यूबर आ रखे हैं मार्केट में जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है, ठीक है, जो इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, वो अवाल बवाल कुछ इधर उधर सीख के आ रहे हैं, वो आपको उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। तो इनसे बच के रखो, ऑथेंटिक टीचर से पढ़ाई करो, ठीक है, जो वेल क्वालिफाइड हो, जो इस स्पेशलाइजेशन से पढ़े हुए उन्हीं से पढ़ो। मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे से पढ़ो, नहीं, उनसे भी पढ़ो, ठीक है। जैसे मैं निखिल सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में बोलता हूँ, उनसे आप पढ़ सकते हो, बाकी बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स नहीं है भाई, उनसे अगर पढ़ोगे वो तो बेकार है, उसे तो कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन तुम्हारा पूरा करियर खा जाएगा वो। तो इनसे, इन लोगों से बच के रहो, मैं ये कहूँगा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बाकी मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो जो इनपुट का कलेक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, प्रांत होता है, ठीक है। प्रांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है, डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। उसके बाद जो परिसर होगा, परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज। तो 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे डी दिया, 3 ने मुझे बी दिया, 4 ने मुझे एफ दिया और 5 ने मुझे जी दिया। तो ये जो आउटपुट का कलेक्शन है ना, ये जो आउटपुट का कलेक्शन है, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ, ये जो चीज़ है दे रखी है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट का कलेक्शन, आउटपुट बोलता हूँ सिंपल भाषा में, आउटपुट का कलेक्शन। आउटपुट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। सिंपल भाषा में आउटपुट बोलते हैं, वैसे ये क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो कोडोमेन किसे कहते हैं, सह प्रांत क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है ना, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सह प्रांत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सह प्रांत। सह प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं बच्चों, कोडोमेन। कई बच्चों को मैं बता दूं बच्चों, मेरी जो पकड़ है ना, मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों नॉलेज में बहुत अच्छी कमांड है। मुझे मैथमेटिक्स प्योर अंग्रेजी में भी पढ़ाना आता है, प्योर हिंदी में भी पढ़ाना आता है, क्योंकि मैंने खुद दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई की है। 12th तक की पढ़ाई मेरी हिंदी में रही है, उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई अपनी अंग्रेजी माध्यम से की है। इसी वजह से मेरे दोनों नॉलेज, दोनों भाषा में अच्छी कमांड है, ठीक है। तो ये माता का आशीर्वाद है। अगर इसको मुझे संबंध के रूप में लिखना है, संबंध के रूप में कि भैया आर का संबंध बताओ, तो संबंध के रूप में क्या होगा, देखो 1 ने मुझे ए दिया, ठीक है, उसके बाद 2 ने मुझे सी दिया, नहीं 2 ने मुझे डी दिया, ठीक है, उसके बाद 3 ने मुझे बी दिया, ठीक है, उसके बाद 4 ने मुझे एफ दिया और 5 ने मुझे जी दिया। तो ये संबंध के रूप में मैंने लिख दिया, ठीक। तो एक ट्रिक क्या है, जब आपके पास कोई संबंध दिया हो तब ये ट्रिक लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। जब संबंध दिया हो तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, वो हमारा बच्चों क्या होता है, प्रांत होता है। और वाई कोऑर्डिनेट वाला क्या होता है, कलेक्शन, वो हमारा परिसर होता है, ठीक।
यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाला क्या हो जाएगा, देखो एक्स 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 एक्स, ये देखो प्रांत है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑर्डर से लेना देना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एक के बाद दो ही आए, दो को आगे लिख दो एक को पीछे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, देखो वाई क्या है हमारे पास, ये वाई है, वाई 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 वाई, ठीक है। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, परिसर हमारे पास है ए, देखो ए के बाद तुम बी भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के बाद बी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर जी लिख दो, फिर एफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा, वन का ए है तो वन का ए ही लिखना है, वन का जी डी नहीं लिख सकते, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऑर्डर से आप आगे पीछे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक बच्चों आपको आया कि नहीं पहले ये बताइए। सबसे पहले अभी तक देखो मेन चीज पे आया ही नहीं है, अभी हमने बस ये सीखा है कि भाई संबंध क्या होता है, संबंध का जो डिटेल नॉलेज है वो हम जान रहे हैं, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये चीज़ हमने जाना। लेकिन अभी जो मेन चीज़ हम पढ़ना है वो ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएंगे, इन्हीं में से ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, श्रोतुल्य सम्मित संक्रामक। अगर देखो जब कोई संबंध ना श्रोतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो उसको तुल्यता कह देते हैं, उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक इन तीन को पढ़ेंगे, तीसरा ये वाला ऑटोमेटिकली फिट हो गया। जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा, वही संबंध हमारा तुल्यता संबंध होता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं पहला संबंध, मैंने बोला ये आउट ऑफ सिलेबस को है लेकिन हम रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। रिक्त संबंध, रिक्त मतलब होता है खाली, ऐसा संबंध जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो हमारा संबंध क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। आर को हम लिखते हैं फाई, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है कि ऐसा समुच्चय लिखेंगे इसके अंदर कोई भी पद नहीं है, यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त से संबंध है, ठीक। सार्वत्रिक संबंध मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास एक सेट दिया होगा, उस सेट के जितने भी मेंबर हैं ए क्रॉस बी के सारे को ले लो, वो संबंध क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ये चीज है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ये मेरे पास एक सेट दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ए क्रॉस ए निकालना है और इसके सारे मेंबर, इसके सारे अवयव हमने ले लिया, ठीक है। ये देखो ये सारे मेंबर मैंने ले लिया, ये सारे ए क्रॉस ए के सारे मेंबर मैंने ले लिए, तो ये संबंध क्या कहलाएगा, ये संबंध कहलाएगा हमारा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ये कहलाता है। तो ठीक है जी, बस समझने के लिए सही है, ये हम कक्षा 11 में डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार थोड़ा और पढ़ लिया। अब जो संबंध आने वाले हैं बच्चों, उनको कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। पहले आराम से देखना है, लिखने में जल्दबाजी मत करो, लिखना दोबारा देख के, पहले आपको कान खोल के समझना है, और मैं आसान भाषा का प्रयोग करूंगा तो आप फट से समझ जाओगे। और ये मेरे आसान भाषा लोग कॉपी करते हैं, जैसे पहला वाला संबंध है ना स्वतुल्य, इसको बोलता हूँ खुद का संबंध खुद के साथ, भाई मेरा संबंध मेरे साथ, तो ये स्वतुल्य हुआ। जैसे सम्मित को क्या कहेंगे, एक का जैसे मैं हूँ, मेरा छोटा भाई, मेरा संबंध मेरे भाई के साथ है तो भाई का संबंध मेरे साथ होगा, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं स्वतुल्य संबंध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई समुच्चय है, ए आपको कोई दे रखा है और ए के अंदर कुछ अवयव बैठे हैं, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, ए का संबंध क्या होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए, अभी एग्जाम्पल दूंगा समझ जाओगे, तो जाके वो संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। और हर एक ए उस सेट से आना चाहिए, हर एक के लिए सब बात सही होनी चाहिए, समझो। देखो ये है खुद का संबंध खुद के साथ, एक का संबंध एक के साथ, आर का मतलब रिलेशन, और ये क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, उसके अंदर है, उसके अंदर है, ये भाव आता है इस चिन्ह से। तो देखो हमारे पास हमने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण मैंने क्या लिया, ए मैंने लिया 1 2 3, एक एग्जाम्पल, इसके अंदर कितने अवयव हैं भैया, 1 2 3, तो जितने अवयव होंगे उनका सभी का, उन सभी का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए,
देखो हमें प्रश्न में आर दे रखा है, ये दे रखा है आर, तो देखो खुद का संबंध खुद के साथ है, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, वन का मिल गया, टू का मिल गया, थ्री का मिल गया। तो ये जो दिया गया संबंध है ये एक स्वतुल्य संबंध है। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास समुच्चय में जितने अवयव दिए हुए होंगे उन सभी अवयव का खुद का संबंध खुद के साथ अगर हो जाता है तो हम उस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इतनी सी बात है, सिंपल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण हमारे पास है नेक्स्ट, मैंने एक संबंध ले लिया, माना ए बराबर ले लिया मैंने, छोटू सा ही लेते हैं, छोटू सा लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 6 2, ठीक है। ये एक समुच्चय ले लिया मैंने और मेरे पास संबंध आर बराबर कुछ इस प्रकार से है, जैसे 5,5 है, 6,2 है, ठीक है, 5,2 है और 6,6 भी है। ये मेरे पास संबंध है। अब इसको चेक करना है क्या ये स्वतुल्य है, ये हमें चेक करना है क्या ये संबंध स्वतुल्य है। अच्छा भैया इसके अंदर कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो भैया 5 का 5 के साथ है, ठीक है, 6 का 6 के साथ भी है, ठीक है, 2 का 2 के साथ है क्या, 2 का 2 के साथ है, नहीं है। मैंने क्या बोला, जितने भी अवयव होंगे सबका होना चाहिए, जितने भी अवयव होंगे सबका होना चाहिए। तो यहाँ 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, लेकिन 2 का 2 के साथ इस आर में नहीं है। लेकिन चूंकि 2,2 आर में नहीं है, अतः यह क्या, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। भाषा स्वतुल्य नहीं है। आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम स्वतुल्य पे नज़र दौड़ा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा, हम श्योर ज़रूर आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सममित संबंध। सममित को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये अब हम जानेंगे सीखेंगे। सिमेट्रिक, तो देखो मैंने अभी आपको बोला सिमेट्रिक समझने का आसान वे समझो, ये ए है, ये बी है। अगर मैं बोल देता हूँ सिंपल समझो, ए का भाई बी है, तो बी का भाई भी क्या होगा, ए होगा। हमें बस यही दिखाना होता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो हमें बस यही दिखाना है कि बी का संबंध भी ए के साथ होगा, ठीक है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो भाई बी का संबंध भी ए के साथ होगा, ठीक है। यही जस्ट हमें दिखाना है। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, वो दिखा दूंगा, क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन मत लो। देखो हमारे पास अगर एक कोई सेट है, देखो हमारे पास एक कोई सेट है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर है, लेकिन 2 मेंबर मैंने ले लिए A1 A2, ठीक है, बहुत सारे मेंबर है, एक अवयव है लेकिन इसके अंदर मैंने 2 मेंबर ले लिए, A1 और A2 ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया A1 और A2। अगर A1 का संबंध A2 से मैंने ले लिया है, A1 का संबंध A2 में है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि A1 का संबंध A2 से है। तो अगर A2 का संबंध दिखा देता हूं मैं A1 के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस संबंध को हम कहेंगे सममित संबंध। और ये इसमें सबका नहीं होना चाहिए, सारे अवयव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां पर वहां पर 3 अवयव थे, तीनों का था खुद के साथ, इसमें ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल लेके। हमारे पास एक सेट है, जब मैंने ले लिया 1 2 3, एक आसान सा एग्जाम्पल लिया है और मैंने संबंध ले लिया यहाँ पर, ये देखो ये मैंने एक संबंध ले लिया, ठीक है। अब पहले चेक करो क्या ये स्वतुल्य है, जो अभी हम सीख के आए हैं, क्या चेक करो क्या स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सीख के आए वो क्या है या नहीं है, पहले ये देखो। इसके पास 1 2 3 है, 3 अवयव है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुमसे बोलेगा कि भाई ये जो दिया गया संबंध है क्या स्वतुल्य है, तो आपने देखा भैया 1,1 तो इधर दिख नहीं रहा दूर दूर तक, अगर एक का भी मना होगा तो मना हो जाएगा, यहाँ तो 3 में होना चाहिए ना, एक भी नहीं है भाई, तो मना हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सम्मित की, जैसे देखो यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 का संबंध भी क्या है, 1 के साथ है, ठीक। उसके बाद देखो
टू का संबंध यहाँ थ्री के साथ है, तो यहाँ थ्री का संबंध टू के साथ है। तो यहाँ लिखने का तरीका कैसे होता है, हम चेक कर रहे हैं सम्मित। तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ऐसे लिखोगे, चूंकि 1,2 आर में है, ए का संबंध बी में, तो बी का संबंध दिखाओ, और 2,1 भी हमारा क्या है, आर में है। ठीक है, उसके बाद आगे 2,3 आर में है, लेकिन 3,2 आर में नहीं है। ये भी आर में है, तो देखो 3,2 आर में, तो 2,3 भी आर में, तो अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह सम्मित है, सम्मित संबंध है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देखना कि वो होता है या नहीं होता है, वो आपको बताना है। ये आ गया, ज़रूर आ गया होगा। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपकी आंखों के सामने। मैंने एक सेट ले लिया है, ए सेट ले लिया है, जिसके अंदर 1 2 3 रखते हैं, 1 2 3 रखा। अब आप बताओगे, और ये मैंने संबंध लिया आर बराबर ले रहा हूँ मैं, क्या लेते हैं, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया, और 2,3 ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर यह कर दिया ना आपने, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई स्वतुल्य भी आप समझ गए और सम्मित भी आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, कितने एफ बच्चों इसमें, 1 2 3, तो खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ मौजूद है। तो भाई ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा स्वतुल्य के लिए, बता देते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है, अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सम्मित है या नहीं है। ठीक है, आप कहोगे भैया 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, बिल्कुल ये सम्मित है, यही बोलोगे ना भैया, 1 का 2 के साथ है तो 2 का भी तो 1 के साथ है, सम्मित है। सही बात है, सम्मित है, लेकिन रुको, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, 2,3 देखो, 2,3 आर में उपस्थित है, लेकिन 3,2 क्या आर में है, नहीं है। भले ही 1,2 है, 2 का 1, है, लेकिन भाई इसने आगे खेल बिगाड़ दिया है। भैया 2,3 है, ए का संबंध बी के साथ है, तो बी का संबंध ए के साथ है ही नहीं भाई, 3,2 आर में है ही नहीं, अतः ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। भाई मैथमेटिक का फंडा क्या होता है, जब हाँ है तो सबके लिए हाँ होनी चाहिए, किसी के लिए पार्शलिटी नहीं चलती है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक्सेप्शन चलता है, एक्सेप्शन, कि भाई इसके लिए एक्सेप्शन है, ये नियम इसके लिए नहीं है बना हुआ है, बाकी सबके लिए तो है। इसमें ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं चलती मैथमेटिक्स, इसीलिए मैथमेटिक्स बोला जाता है सभी विषयों की रानी कहा जाती है। ठीक है, मैथ नहीं आएगा आपको तो भौतिक विज्ञान नहीं कर पाओगे, मैथ के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है, तो मैथ होती है क्वीन हर विषय की, और इसीलिए हमारा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है गणित। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है हमें ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ आप सिमेट्रिक संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है वो समझ गए होंगे आसानी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध का समझाने का मेरे पास आसान तरीका है। देखो, ए बी और सी 3 अवयव यहाँ लिया जाता है, यहाँ पर 2 की 3 की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है और अगर बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें बस ये दिखाना होता है कि भैया ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। देखो, अगर ए का संबंध बी के साथ है, अगर बी पे खत्म हो रहा है ना, बी से शुरू करोगे, बी का संबंध सी के साथ है, ठीक है, तो हमें बस ये दिखाना होता है कि ए का संबंध सी के साथ अगर हो जाता है तो तब जाके इसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे।
ठीक है, तब जाके, अगर नहीं होता तो नहीं कहेंगे। तो अभी तो इसके शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली में, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर यहाँ पर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो बेसिक समझा रहा हूँ, छोटे छोटे आसान आसान एग्जाम्पल लेके, अगर ये समझ गए तो प्रश्नावली आपके लिए एकदम हलवा है, एकदम हलवा, उससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, बवाल सवाल है ना, तो परिभाषा एग्जाम में लिखना नहीं आएगा, परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है समझना। देखिए हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर 3 अवयव मैंने ले लिए, A1 A2 A3, 3 अवयव लिए हैं। बहुत सारे अवयव हैं लेकिन मैंने कोई 3 अवयव लिए हैं। मैंने ये बोला है कि भैया A1 का संबंध A2 के साथ है, या यहाँ हम बताऊँ, A की जगह A1 है, B की जगह A2 है, और C की जगह इन्होंने A3 ले लिया है बस। देखो A1 का संबंध अगर A2 के साथ है, A2 पे खत्म हो रहा है, A2 के साथ शुरू हो रहा है, A2 का संबंध A3 के साथ है, तो हमें बस ये दिखाना होता है कि A1 का संबंध A3 के साथ है, A1 का संबंध A3 के साथ है, तब जाके हम उसे बोलते हैं कि वह संबंध क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तब जाके बोलेंगे, अन्यथा नहीं। चलिए इसी बात पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक सेट लिया है, मैंने आसान आसान सेट लिए हैं, 1 2 3 लिया है। एक सेट मैंने लिया 1 2 3, और मैंने आर लिया है ऐसा। ठीक है, आर मैंने ले लिया है ऐसा। तो यहाँ पर आई थिंक गलत कर दिया उसने थोड़ा बहुत। यहाँ देखिए मैंने आर ये ले लिया, आर इसमें संक्रामक नहीं है। देखो आर मैंने क्या ले लिया, आर मेरे पास है 1 2 2 3 और 1 3, ये मेरे पास आर है, सिंपल समझो। ये मेरे पास प्रश्न में आर दिया हुआ है। अब देखो एक का संबंध बी के साथ है, देखो 1 का संबंध 2 के साथ है, आर में है, उपस्थित है बिल्कुल। 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट करना है। 2 का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, तो क्या 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, बिल्कुल है। अर्थात ये संबंध क्या हो गया, अर्थात ये संबंध क्या हो गया, संक्रामक हो गया। ठीक है, अर्थात ये संबंध क्या हो गया, संक्रामक हो गया। आई बात समझ में, सिंपल एकदम। अब देखो अगला जो है टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने अभी आपको बोला, अगर कोई संबंध नंबर 1 स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर कोई भी संबंध मना कर देगा, तीनों में से अगर 2 है, एक नहीं है, तो वो क्या तुल्यता संबंध नहीं होगा। कोई भी तीनों में से तीनों होगा तभी जाके उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब हम कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण को करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के उदाहरण कुछ एक आध उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो मैं करा दूंगा। ये जो टॉपिक है तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास, तो देखो जब कोई संबंध तुल्यता संबंध होती है, वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिया जाता है, कोई पद, कोई अवयव दिया जाता है। अगर वो अवयव उस सेट से संबंध रख लेता है, तो उन अवयव को हम कहते हैं तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लासेस। इसके समझने के लिए कोई परिभाषा नहीं है, इसको हम करेंगे क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम बहुत आसान है बहुत, इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन मिलेगा हमें प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, 1.1 में, टेंशन मतलब अभी हम करेंगे, उसके साथ आराम से समझो, क्वेश्चन के साथ समझोगे तो आसानी के साथ समझ में आएगा। क्योंकि इस चीज़ को समझाने के लिए पहले हमें एक क्वेश्चन लेना होगा, उस क्वेश्चन को हमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखाना होगा, और उसके बाद फिर ये बात रखनी होगी। ठीक, तो ये चीज़ अभी हम करेंगे, इसे होल्ड पे रखते हैं। हाँ यहाँ तक आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, ये एग्जाम्पल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन है तो एनसीईआरटी में हम करेंगे। उदाहरण नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि, देखो संबंध क्या दे रखा है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए बी की बहन है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ए को बी है ना, ए से बी में एक ऐसा संबंध है, कई लोग अंग्रेजी बोलेंगे ए बी सच दैट,
अब हिंदी मीडियम बच्चे सच में उलझ के रह जाते हैं। अगर मैं आपकी जगह पढ़ रहा होता, कक्षा 12 में रहता, मैंने खुद भी देखा है, जब हम कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अंग्रेजी का वर्ड थोड़ा सुनते हैं ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना, सच मैं बोल रहा हूँ, अजीब लगेगा। लेकिन अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि ए का संबंध बी के साथ है, तुम्हें मज़ा आ रहा है सुनने में, तुम्हें थोड़ा हल्का भी लग रहा है, तो जो जो तुम्हें बात हल्की लगी वही मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि ए का संबंध बी के साथ है, और ऐसा संबंध दे रखा है कि जो ए है ना, बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तथा दूसरा संबंध जो हमें दे रखा है 8 ए से बी में ए तथा बी की ऊंचाइयों का जो अंतर है 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अब देखो, हमें जो ए समुच्चय दे रखा है, आपने को क्वेश्चन में नोटिस किया, ये जो समुच्चय कैसा समुच्चय है? बालकों का स्कूल है, वो बालकों का स्कूल है। ठीक है, यानी कि उस स्कूल में सारे बच्चे जो हैं वो बालक हैं, सारे बच्चे क्या हैं? बालक हैं। और हमारे पास जो आर बोला गया है कि भैया ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए बी की बहन है। भाई जब इस स्कूल में सारे बच्चे ही बालक है तो बहन कहाँ से आ जाएगी? बहन आएगी क्या? नहीं आ सकती ना बहन, क्योंकि स्कूल में तो सारे बच्चे ही बालक ही हैं। ठीक है, और ये जो ए है, हर एक ए है, हर एक बी कहाँ से आ रहा है? इस सेट से ए से आना चाहिए। तो ये क्या है? एक समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्यों है? रिक्त समुच्चय है क्योंकि बहन होने के लिए भाई किसी ना किसी को तो लड़की होना पड़ेगा ना, या तो ए को लड़की होना पड़ेगा या फिर बी को लड़की होना पड़ेगा। और ए और बी इस सेट से आ रहे हैं, और इस सेट में सारे के सारे क्या हैं? बालक हैं। तो भाई जब सभी बालक हैं तो बहन का अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर। तो आप हिंदी में लिख दोगे, चूंकि ए बालकों का समुच्चय है जहाँ पर कोई भी लड़की उपस्थित नहीं है, इसी वजह से दिया गया संबंध एक रिक्त संबंध है। ठीक है, ये चीज़ आप हिंदी में अपने शब्दों में लिख दोगे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या बोला गया है? सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध का मतलब जब पूरा का पूरा संबंध आप जब ले लेते हो, ठीक है, ए क्रॉस ए, यहाँ पर एक है ना, ए क्रॉस ए, उसको हमें पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी जो दो विद्यार्थियों का जो अंतर है वो 3 है। अब सपोज करो एक 8 है, मैं सिंपल बताता हूँ, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं। अब किनके कौन से विद्यार्थी का जो अंतर है वो घटाएंगे 3 मीटर आए, तो ये तो हमें नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, सभी को उठाकर ले लेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें से किनका हाइट का जो अंतर है वो 3 मीटर है, 3 मीटर से कम है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे इन जनरल, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि हाइट का जो अंतर होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा। क्योंकि मानव की जो हाइट है, हमारे इंसान की जो पूरी हाइट भी अगर होती है ना, तो 2 मीटर के आसपास ही होती है। 2 मीटर भी बहुत होता है भाई, लगभग 6 फीट। 6 फीट हमारे इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं, एवरेज हाइट 5 साढ़े 5 की हो इंडिया में, तो 6 फीट तो भाई काफ़ी हो गया ना। तो 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो 3 मीटर से जब सारे लोगे ना, सबका ही कम आ जाएगा, तो सारे आ गए। तो जब सारे आ गए तो क्या हो गया? सार्वत्रिक हो गया। ये चीज़ समझने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि भाई रिक्त समुच्चय क्या है और सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। हमने स्टार्टिंग में बड़ा भी था, अब उसका एग्जाम्पल भी हमने किया था, अब हमने उसके क्वेश्चन भी देख लिए। इस टाइप के आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, एक समुच्चय समुच्चय T1 T2 के सर्वांशम है। सर्वांशम सर्वांशम क्या होता है? समांतर होगा ना, T1 T2 के समांतर होना चाहिए। उदाहरण नंबर 2 पे आ जाऊँ, एक सेकंड बच्चों, मेरे पास NCERT है आपके आंखों के सामने, देखिए यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उदाहरण नंबर 2, क्योंकि सर्वांशम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। कहाँ है उदाहरण नंबर 2? अच्छा, त्रिभुज बोला है, ठीक है, त्रिभुज बोला, ठीक है, सही है। अब आ जाते सर्वांशम ही है। यहाँ देखो क्या बोला गया, मान लीजिए
कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज का एक समुच्चय है। जो टी है हमारे पास, ध्यान से देखना, इस टी में सभी प्रकार के समुच्चय हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। इसके बाद समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, है ना, न्यून कोण, दुनियादारी के जितने भी त्रिभुज होते हैं सारे त्रिभुज का कलेक्शन है इसके पास। ठीक है, सभी त्रिभुज हैं इसके पास, सभी त्रिभुज हैं इस ए के पास। ठीक है, ये चीज तो प्रश्न में दे रखी है। और इसने ये बोला है कि आर एक ऐसा संबंध है ना कि T1 T2 के क्या है, सर्वांगशम है। सर्वांगशम क्या होता है, जो दिखने में भी समरूप हो, जो जिसका आकार भी समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वांगशम, है कि नहीं। सो देखिए आर हमारे पास क्या है, T1 T2 इस प्रकार से संबंधित है कि जो T1 T2 के सर्वांगशम है, सर्वांगशम है। चलिए एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाएंगे स्वतुल्य में। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई चीज़ अगर हमें सिद्ध करनी है उसे हम बाई लैंग्वेज लिखते हैं, और कोई चीज़ हमें मना करनी है तो उसे बाई एग्जाम्पल मना करते हैं। ठीक है, ये सब कोई टीचर बताता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई चीज़ बाई प्रूफ करनी है जो सिद्ध ऑलरेडी है तो उसे हम बाई लैंग्वेज लिखेंगे, और कोई चीज़ अगर आपको मना करनी है कि भाई ये स्वतुल्य नहीं है, ये सम्मित नहीं है, या फिर ये संक्रामक नहीं है, तो उसे हम बाई एग्जाम्पल दे के मना करेंगे। ठीक है, उसे हम सिर्फ लिख के मना नहीं कर सकते वर्ड्स फॉर्मेट में। ठीक है, स्वतुल्य है, आपको इसमें बोल रखा है ना, सिद्ध कीजिए, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होती है, जब संबंध सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक तीनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। और मजे की बात मुझे ये लगती है, तुल्यता संबंध है, आपको आपका आंसर मालूम है कि भाई ये संबंध स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे, हमने ले लिया T1, T1 कहाँ से ले लिया, इस T से ले लिया, एक मेंबर ले लिया मैंने। तो देखो T1 का संबंध T के साथ हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज T1 है खुद के समरूप भी होगी और सर्वांगशम भी होगी। अब जैसे मैं हूँ ना तारक, मेरे बगल में मेरा ही क्लोन खड़ा है तारक, मैं यहाँ पे आ गया, तो ये भी तारक है और मैं भी तारक हूँ, दोनों एक दूसरे के समान है ना। तो अगर T1 वही त्रिभुज, खुद का जो त्रिभुज है T1, दूसरा T1 है, उसके साथ क्या होगा, वो सर्वांगशम होगा, समरूपी होगा, तो खुद का संबंध खुद के साथ तो हो जा रहा है ना। ठीक है, और फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T, ये T है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अतः यह क्या है बच्चों, अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है, ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट संबंध क्या होता है, सम्मित। सम्मित को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक संबंध। अब सम्मित में क्या होता है भाई, सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ दिखाना होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया, T1, T2, मैंने T से लिए हैं 2 मेंबर। अब मैंने माना कि भैया T1 का संबंध T2 के साथ है, ये मैंने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो T1 त्रिभुज है ना वो T2 के क्या है, वो T2 के क्या है, सर्वांगशम है। इसका मतलब यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि T1 T2 के सर्वांगशम है। अगर भैया T1 T2 के सर्वांगशम है, सर्वांगशम का मतलब दिखने में भी एक जैसा और माप में भी समान, तो T2 भी तो T1 के सर्वांगशम हो जाएगा। अगर T1 T2 के सर्वांगशम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांगशम में लिख सकता हूँ। अर्थात T2 का संबंध मैंने किस में दिखा दिया, T1 में मैंने दिखा दिया। हम लेके चले थे T1 का संबंध T2 में है, ये लेके चले थे, और T2 का संबंध हम T1 में दिखा दे रहे हैं। और एवरी T1, T2 कहाँ से आएगा, T से। अतः यह क्या है बच्चों, अतः यह सम्मित है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, शायद आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो ये अब अगला जो हमें संबंध दिखाना है वो दिखाना है संक्रामक। देख रहे हो भाई, लैंग्वेज प्रूफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न
भाई लैंग्वेज हल होते हैं। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। संक्रामक हो गया। अब आज संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक के लिए मैं 3 अवयव चाहिए। चूंकि मान लो कि ये जो T1 है और ये जो T2 है और ये जो T3 है, हम कहाँ से ले रहे हैं? हम T से ले रहे हैं। यदि T1 आप ले रहे हो T2 में, T1 का संबंध T2 के साथ है, यानी कि जो T1 त्रिभुज है वो सर्वांशम है T2 के। मैं चित्र भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ जाओ। फिर T2 पे ख़त्म किया तो T2 से स्टार्ट करना होगा। T2 का संबंध T3 के साथ ले लिया, यानी कि जो T2 वो सर्वांशम है T3 के। T1 T2 के सम बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली T1 T3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण एक दो से इट सिंप्लाइज कि भैया जो त्रिभुज T1 है ना वो सर्वांशम हो जाएगा T3 के। इसका मतलब है कि T1 का संबंध T3 के साथ है। अतः यह क्या है? संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है। ये ऐसे लिख देना आपको। उसके बाद क्या करना है? लिखेंगे चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। मतलब जितनी भी प्रकार की रेखाएं होती है ना, सारा रेखा उसके अंदर है उस सेट में। और हमें यह बोल रहा है कि L1 और L2 एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित है कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। ठीक है, अब मैंने मना करना है तो भाई एग्जाम्पल देके मना करूंगा। सबसे पहले देखो, मैं आ जाता हूँ, चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? स्वतुल्य। लंब की बात हो रही है ना। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। देखो, खुद का संबंध खुद के साथ एक रेखा है। ये एक रेखा है L1। तो क्या जो L1 रेखा है खुद के साथ खुद लंब हो जाएगी? ये एक रेखा L1 है, मेरा हाथ, और ये जो रेखा इसके ऊपर से फिर से वही रेखा गई। क्या ये एक रेखा एक के बाद लंब हो जाएगा? कभी नहीं होगा भाई। तो चूंकि L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि स्वयं खुद रेखा खुद पे कभी लंब नहीं हो सकती, ये हिंदी में लिख देना, अर्थात यह नहीं होगा। चूंकि L1 रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसीलिए L1 का संबंध L1 के साथ नहीं है। किसी भी L1 जो आप लो वो L से आ रहा है। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। आ जाओ। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है? सममित को समझते हैं। सममित को कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो सिमेट्रिक क्या है? देखो, यदि कि L1 का संबंध मैंने ले लिया L2 के साथ, उससे पहले लिखना कि L1 और L2 कहाँ से ले रहे हो? L1 और L2 आप ले रहे हो इस L से। ठीक है, L किसी समतल में स्थित, यहाँ से मेंशन करना है। अगर L1 का संबंध L2 के साथ, यानी कि ये जो L1 रेखा है ये L2 पे क्या है? L2 पे लंब है। तो ये जो L2 रेखा है वो किस पे लंब हो जाएगी? L1 पे हो जाएगी। देखो, अगर ये L1 रेखा L2 पे लंब है तो L2 रेखा भी तो L1 पे लंब है।
ठीक है, अर्थात L2 L1 का संबंध भी किसमें आ जाएगा, R में आ जाएगा। अतः यह सम्मित है। फॉर एवरी L1 L2 कहाँ से आएंगे, L से आएंगे, ये मेंशन कर देना लास्ट में। अब आ जाओ, क्या है संक्रामक, तीसरे नंबर पर। संक्रामक में क्या होता है भाई, संक्रामक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर L1 का संबंध L2 के साथ है, L2 का संबंध L3 के साथ है, तो L1 का किसके साथ होना चाहिए, L3 के साथ। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि L1, L2, L3 हमने कहाँ से ले लिया, हमने ले लिया L से। अब यहाँ आ जाओ, यदि L1 का संबंध आपने मान लेना है L2 के साथ है, यानी कि प्रश्नानुसार ये जो L1 रेखा है और ये जो L2 रेखा है वो आपस में क्या है, लंब है। L2 पे खत्म किया, L2 से शुरू करो। यदि L2 का संबंध L3 के साथ है, ठीक है, यानी कि L2 रेखा ये जो L3 है, ये जो L3 है उसके साथ लंब है। ठीक, L2 रेखा इस L1 के L3 के साथ लंब है। तो क्या ये L1 और ये L3 रेखा आपस में लंब होगी, ये लंब है क्या, नहीं है ना, ये क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो L1 लंब नहीं है L3 पर, इसलिए L1 का संबंध L3 के साथ नहीं होगा, ऐसे लिखना होगा मना करने के लिए। अतः यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। कोई दिक्कत या कोई परेशानी, मुझे नहीं लगता कि होगी कहीं पर। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से बना लिया। अब आ जाती है, बात करते हैं उदाहरण नंबर 4। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R जो हमें दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। स्वतुल्य तो है, जो चीज प्रूफ होती है उसे हम बाई लैंग्वेज लिखते हैं, और जो चीज हमें मना करनी होती है बाई उसे बाई एग्जाम्पल देके मना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है एग्जाम में, जैसे लिखना है ना वैसे लिखवा देता हूँ कि भैया आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन लिखने का टेक्निक भी तो पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लिखना है। दिया है संबंध हमें समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3। अच्छा, नाम तो नहीं बोला है ना, तो माना लिख दो, माना ए बराबर ये है। और संबंध हमें जो R दे रखा है वो दे रखा है कि 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 का संबंध 2 के साथ भी है, 3 का संबंध 3 के साथ भी है, 1 का संबंध 2 के साथ भी है, 2 का संबंध 3 के साथ भी है। ठीक है, ये है। अब नंबर 1 पे आ जाओ। सबसे पहला हमें चेक करना है, सबसे पहला हमें चेक करना है स्वतुल्य। देखिए, स्वतुल्य क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, इसके अंदर जितने अवयव हैं 1 2 3 सबका संबंध होना चाहिए, है कि नहीं। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, दिख रहा है। तो ये भैया क्या है, स्वतुल्य है। तो लिखेंगे चूंकि 1, 1 R में है, 2, 2 R में है, 3, 3 R में है। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि A, A R में और एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अतः ये क्या है, स्वतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चेक करना है हमें, नेक्स्ट हमें चेक करना है सेकंड नंबर पर सम्मित। सम्मित संबंध है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब आप देखो, यहाँ पे देखो, चूंकि 1, 2 R में है, क्या 2, 1 R में है भैया, क्या 2, 1 कहीं पे भी R में दिख रहा है आपको, नहीं है भैया, नहीं है। तो क्या बोल देंगे, अतः यह सम्मित नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला था, जब किसी चीज़ को मना करोगे तो बाई एग्जाम्पल देके मना करना है, रीज़न देके मना करना है। मना कर दी रीज़न देके, अतः यह सम्मित नहीं है।
ठीक है, ये लिख देना। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? थर्ड नंबर पे हमारा है संक्रामक। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या है? संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है, बी के संबंध, देखो यहाँ पर देखो, संक्रामक क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ है ना, जिस पे खत्म हो उसी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वन का संबंध टू के साथ है, ठीक है, टू पे खत्म हुआ, टू का संबंध यहाँ थ्री के साथ है, ठीक है, तो वन का संबंध किसके साथ होना चाहिए? थ्री के साथ होना चाहिए। क्या वन का संबंध थ्री के साथ है इसमें? वन का संबंध थ्री के साथ है इसमें? भैया नहीं है, इसलिए यह संक्रामक, यह संक्रामक नहीं है। तो ये संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हुई हो आपको तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, यहाँ तक जब हो ही गई ये बात, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखो, मुझे थैंक यू आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं, आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप खुद को भी एक बार थैंक यू खुद को बोल देना, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है और आपको ये चैप्टर ज़िंदगी भर आसान लगेगा। और फ्यूचर में जब बीएससी बीटेक लोगे तो इस चैप्टर पे सेपरेट दो दो तीन तीन किताब बन जाती है। और जिन बच्चों का इस चैप्टर में नॉलेज अभी कम पड़ जाता है ना, मैंने देखा वो बच्चे आगे चलकर इनमें उलझ के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। वो बुक का नाम बताऊं? मॉडल अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है। रिंग थ्योरी पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरम्स पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ये सब भी मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। अगर यहाँ से आपका जड़, मतलब जड़ आपकी सॉलिड बन गई ना, अगर यहाँ आपको आसान लगने लग गया तो वो आपको आसान ही लगेगी। और यहाँ अगर इन चैप्टर में उलझ के रह गए तो भाई उलझ के ही रह जाओगे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन दूंगा, देखो ये ए है, ये बी है, इसके बीच संबंध लग रहा है। ए के अंदर है तीन अवयव, बी के अंदर है दो अवयव, तो आपको बताना है कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। संबंधों की संख्या बतानी है आपको, बताओ, कमेंट करके आंसर देना है। देखते हैं कि कौन सा बच्चा इसका आंसर सही सही दे पाता है, ठीक है। नाक में खुजली हो रही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है भाई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, ये इस साल भी आया है, अगले साल भी आया था, उससे अगले साल भी आया था, मॉडल पेपर में भी आता है, आया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, जो समुच्चय है हमारा वो पूर्णांक का है, ठीक है। जेड में ए से बी में एक ऐसा संबंध दे रखा है कि संख्या दो जो है ए माइनस बी को विभाजित करती है, और ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये तुल्यता संबंध है यानी कि ये स्वतुल्य होगी, सम्मित होगी, संक्रामक होगी, तीनों चीज हमें मालूम है और ये हमें सिद्ध करनी है। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं स्वतुल्य पे। स्वतुल्य बोले तो खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ए ले लिया, ए कोई भी पूर्णांक हो सकता है जो कि इस जेड से आ रहा है। हमें क्या दे रखा है ना, समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, यहाँ से ले लिया, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देखो यहाँ पर रखना है ना, ये हमारा प्रश्न में दे रखा है संबंध, ए की जगह पर ए रखो और बी की जगह पर भी ए रखो, खुद का संबंध खुद के साथ। ए माइनस ए क्या आ गया, 0, और 0 किससे विभाजित होता है बच्चों? 0 2 से विभाजित होता है, 0 हर संख्या से विभाजित होता है, 0 2 से विभाजित है, हाँ। तो ये प्रश्न के जो कंडीशन है आर को संतुष्ट कर रहा है कि भैया ए की जगह ए रखा, बी की जगह भी ए रखा, 0 आ गया और 0 2 से विभाजित है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है। यानी कि ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा, और ये हर एक ए जो है वो जेड से आ रही है, अतः यह स्वतुल्य है। तो बच्चों ये जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, और ये मैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतुल्य के बाद क्या आता है, सम्मित।
सममित संबंध आ जाओ। सममित क्या होता है? सममित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी हमें ए के साथ दिखाना होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए और बी मैंने कहाँ से लिए हैं, जेड से लिए हैं, इस जेड से लिए हैं, पूर्णांकों का समुच्चय लिए हैं, है ना। माना माना कि ए का संबंध बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए माइनस बी दो से विभाज्य है। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। अच्छा, अगर 4 2 से घट रहा है तो क्या माइनस 4 2 से घटेगा? बिल्कुल घटेगा, पूर्णांक है। तो यहाँ पर माइनस हमें उतना डराएगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक में प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, माइनस उभंश ले लूँगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला माइनस का 2 से विभाज्य है। मैंने अभी बताया आपको माइनस से हमारा कोई डर नहीं है, क्योंकि दो भी पॉजिटिव का दो भी पूर्णांक और माइनस के दो भी पूर्णांक है। अगर एक का ए माइनस बी 2 से विभाजित था तो ए का संबंध बी में था। अगर बी माइनस ए 2 से विभाजित है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बी का संबंध किसके साथ है? ए के साथ है। अतः यह सममित है। अतः ये क्या है? सममित है। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है, 3 लेने पड़ते हैं हमें। चूंकि हमने माना कि ए बी सी हमने कहाँ से लिया? जेड से लिया है। यदि ए का संबंध आपने मान लिया बी में है तो क्या होगा? प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 2 से विभाज्य है। उसके बाद यदि बी पे खत्म हो, बी से स्टार्ट करो, बी का संबंध सी में है तो प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी 2 से विभाज्य है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। तीसरे स्टेप में ये फॉलो करना ही पड़ेगा आपको ऐसे प्रश्नों में। हो गया। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को आपने एंड में जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 + 2। जैसे जोड़ेंगे तो देखो ये जो स्टेटमेंट है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, ये तो कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ अंदर आ जाएगी ब्रैकेट के, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और स्टेटमेंट जो कॉमन है वो है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे माइनस का भी प्लस का भी कट गया, अंदर क्या बचा? a माइनस सी 2 से विभाज्य है। ठीक है, a माइनस सी 2 से विभाज्य, ये हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a माइनस सी 2 से विभाज्य है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि a का संबंध c में है। आप ये 2 लेके चले हैं, आपने क्या दिखा दिया? आपने a का संबंध c के साथ दिखा दिया। यही तो हमारा टारगेट था। अतः यह संक्रामक है। ठीक है, अतः यह संक्रामक है। लास्ट में क्या लिख दोगे? चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 को करने के लिए जितने बेसिक चीज़ें चाहिए वो समझा दी हैं।
सारे उदाहरण भी करा दिए एकदम मक्खन की तरह समझाते हुए, एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको हर एक चीज़ समझाया है, और जो उदाहरण इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता भी दिया है एग्जाम में जो बार बार आता है। कल के वीडियो में वन शॉट वीडियो में 1.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नोटबुक उठाइए, सारा कुछ जो भी आज पढ़ा है आपने अच्छे से लिखना है। और हाँ, जब आप नोटबुक बनाओगे तो इन प्रश्नों को भी लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिखना है, प्रश्नों को भी लिखना है। क्योंकि अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ में रुचि बनानी है, तो आपकी एक फियर कॉपी भी होनी चाहिए। ये जो भी रफ में आप कर रहे हो, रफ में नहीं, फियर कॉपी में अच्छे अच्छे राइटिंग के साथ, कि क्वेश्चन काले पेन से लिख रहे हो, ब्लैक पेन ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो, रेड पेन थोड़ा फॉर्मूला लिख रहे हो, तो दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट बनेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और कल के वन शॉट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आई लव यू ऑल बच्चों।